हिंद की सेना को जय हिंद। तो स्टार्ट किया जाए आज का लेक्चर। हालांकि ये लेक्चर नहीं है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट है, जिसमें आज हम लोग 12 एमसीक्यू करेंगे, जो हर एग्जाम के लिए आपके मददगार हो सकता है यदि आपको कंसेप्ट इनिशिएट हो गया तो क्लास 12th में एनसीईआरटी बुक से लिए गए 12 क्वेश्चन कौन से हैं और उसमें से आपको कितने क्वेश्चन का आंसर आ रहा है ज़रूर बताइएगा। और नहीं आने पर तो वीडियो आपके हेल्प के लिए ही बना है। तो चलिए, जिन बच्चों को इस वीडियो की आवश्यकता है उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करिएगा। तो चलिए, सीधी बात, नो बकवास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था नहीं दर्शाता है? परिवर्तनीय आक्सीकरण अवस्था डी ब्लॉक के तो दर्शाते हैं, लेकिन इनमें 4 ऑप्शन में से कौन नहीं दर्शाता है? ये बहुत सरल आंसर है। तो आप यदि स्कैंडियम को लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार का आक्सीकरण अवस्था, कितना आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है स्कैंडियम? केवल 3+ वाला दर्शाता है। अच्छा, इसके अलावा कौन कौन से 3D सीरीज के हैं जो केवल एक तरह का आक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, परिवर्तन नहीं करता है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। चलिए, आयरन जानते ही हैं +2 और +3 दर्शाता है। कॉपर +1 और +2, और मैग्नीज 2 से लेकर 7 तक, है ना, 2 से लेकर 7 तक। तो सबसे अधिक आक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला कौन है 3D सीरीज का? मैग्नीज है। ये भी कई बार पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता है, इसलिए चारों के ऑप्शन के बारे में पता कर लेंगे एक बार तो आपको कई जगह काम आ जाएगा। चलिए, फिर से एक समझदारी वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, मतलब रीजनिंग या अंडरस्टैंडिंग लेवल। संकुल COCl2En2 एक पॉजिटिव चार्ज है द्वारा दर्शाई समझौता का प्रकार है। ऑप्शन है आयनन समझौता, ज्यामिति, बंधनी, उप संयोजन समझौता। ऐसा प्रश्न एक बार और प्रैक्टिस सेट में आ चुका है। 21 प्रैक्टिस सेट में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं एक बार बता चुका हूँ, फिर से मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब ऐसी संरचना हो, कैसी, जैसे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है जिसमें EN क्या है? एथिलीन डाइमीन, यानी NH2 CH2 CH2 और NH2, यानी ये द्विदंती लिगेंड है, यहाँ से दे सकता है और नाइट्रोजन जो है वहाँ से। तो ये जो बनता है किलेट स्ट्रक्चर बनाता है, और Cl जो है 2 मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये डाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये क्या दर्शाता है? ज्यामिति समझौता दर्शाता है, ठीक है। कैसे संरचना बनता है मैं इससे एक और क्वेश्चन बताऊंगा जो कंपटीशन में अक्सर पूछा गया है ये, लेकिन पहले जो क्वेश्चन आया उसको जान लीजिए। देखिए, जब ये CO बीच में है और EN आमने सामने है, CL आमने सामने है, तो ये क्या विपक्ष या ट्रांस है? क्या है? ट्रांस या विपक्ष है। और जब Cl और Cl पास में है और EN पास में है तो ये समपक्ष यानी C से पार में है। तो ये कौन सी समझौता हो गई? ज्यामिति या ज्योमेट्रिकल, ठीक है ना। तो आंसर समझ में आ गया। अब एक क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में जो पूछे गए हैं उसको समझिए। पहले इसका आंसर जान लीजिए, जो आपको जानना है अभी। इसका आंसर पहले मैं लगा दूँ, ये क्या है? ज्यामिति है, ठीक है ना। आंसर जान गए। अब इससे क्वेश्चन जो कि कई बार पूछे गए हैं कि सिस फॉर्म यानी इसके इस यौगिक के कितने समायवी संभव हैं? क्या पूछ रहा है? समायवी कितने संभव हैं, ये क्वेश्चन पूछ ले तो आप कितने बताएंगे? एक ऑप्शन है 1, ऑप्शन है दूसरा 2, तीसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4। कितने समायवी संभव हैं? ये क्वेश्चन पेपर में कई बार कंपटीशन लेवल में पूछा गया है। तो कैसे बताएंगे उसके लिए? तो यहाँ चलिए, देखिए, एक दो तो ये हो गए, एक सिस हो गए, ट्रांस हो गए, और एक इसका ये सिस वाला जो है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। कैसा? ऑप्टिकल, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा सिस वाला। तो ये मान लीजिए डी है, तो एक क्या बनेगा? एल, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी, या दोनों में से कोई एक मान लीजिए कि ये डी है, जो इस समय प्रेजेंट में बना है वो डी है या एल है। तो एक डी होगा तो एक एल होगा, तो एक डी और एक एल 2 हो गया, और विपक्ष वाला 3 हो गया, तो टोटल कितने बनेंगे समायवी? 3। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात समझ में आया? देखिए, 2 ये बना हुआ है सिस और ट्रांस वाला, और जो सिस वाला है वो उसके 2 रूप हो सकते हैं, या डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो सकते हैं या लिवो रोटेटरी हो सकते हैं, ठीक है। जो स्ट्रक्चर बना है वो यदि डी मार रहे हैं तो दूसरा एल भी होगा, तो एल, डी और ये विपक्ष वाला, कुल मिलाकर कितने हो गए? 3। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देखिएगा। चलिए, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फिर से इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन लेवल का। जो उप संयोजक यौगिक पढ़ते हैं ना, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन लेवल के हैं। रटन विद्या, अवंती और चपंती वजन पचंती वाले नहीं हैं, सब समझने वाले हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल, हाई लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किसका प्रतिचुंबकीय स्वभाव है? अब आपके ऑप्शन दिए हुए हैं कोबाल्ट 3+, चारों में कोबाल्ट 3+ है, यहाँ तो समान हो गया, लेकिन क्या कह रहा है उसके ऑप्शन आगे देखिए। प्रबल क्षेत्र लिगेंड के साथ अष्टफलकी संकुल, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के साथ अष्टफलकी संकुल, वर्ग समतली संकुल में, चतुष्फलकी संकुल में, और परमाणु क्रमांक इसका कोबाल्ट का 27 जानते ही हैं। तो बताइए कब ये प्रतिचुंबकीय व्यवहार करेगा, प्रदर्शित करेगा? जब इसके सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित हो। तो डी में कितने होते हैं? कोबाल्ट में 7 होते हैं, लेकिन ये क्या है? 3+ है, यानी 4s से क्या हो गया? 0 निकल गया है। पहले इसको बना लीजिए, और इसमें कोबाल्ट का भर लीजिए। कोबाल्ट का होता है 27, तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें होता है 2, यस में 4s है, और 3d 7 है। तो यहाँ से क्या है? 3+ निकल गया। 3+ निकलने का मतलब समझ रहे हैं? इससे यस से कितना निकला है? 2 निकल गया है, और डी से कितना निकल गया है? 1। तो यानी बचा कितना है अभी? ये बचा है 3d 6। क्या बचा है? 3d 6 बचा है, 4s 0 बचा है। इसमें भर देते हैं। ये है इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, और ये छठा पेयर्ड है। तो जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएंगे तो ये जो अनपेयर्ड, इनपेयर्ड 4 हैं वो क्या हो जाएंगे? पेयर्ड हो जाएंगे। तो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा 4s
और 4p भी बचा हुआ रहता है ना, 4p भी है, तो थोड़ा सा इसको भरने के लिए चलिए रेड से भर देते हैं, इसको हटाते हैं। तो ये सब पेयरिंग हो गया, तो ये कितने में पेयर्ड हो गया, 3 में। और बचेगा कितना, ये डी के कितने बचे, 2 D2, एक यस का D2sp3। D2sp3 कब संकर होगा, जब ये अष्टफल की संरचना बनेगा। और लिगेंड कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए, समझ रहे हैं ना, लिगेंड कैसा होना चाहिए, प्रबल होना चाहिए। और अष्टफल की संरचना बने, अष्टफल की संकुल बनेगा, प्रबल लिगेंड होगा कोबाल्ट 3+ में, तब वो क्या होगा, प्रतिचुंबकी, सभी के सभी जोड़े रहेंगे, युग्मित रहेंगे। ठीक है, बात समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो आंसर जान लीजिए कि ये होगा इसका। ठीक, चलिए 4th क्वेश्चन फिर से अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। निम्नलिखित अभिक्रिया पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, यह बेंजाइल है, क्लोराइड यानी पैरा क्लोरो बेंजिल क्लोराइड है, ये यौगिक है। इस पर केसिन का क्या रिएक्शन कराया जा रहा है, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद पूछ रहा है कि इनमें चारों में से क्या होगा। तो बताइए क्या कंसेप्ट लगेगा। तो यहाँ पर तो पहले जान लीजिए कि पोटेशियम जो साइनाइड में बनेगा, पोटेशियम प्लस बनेगा, साइनाइड माइनस बनेगा। ये क्या किसकी तरह काम करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, जहाँ क्राउडिंग कम होता है। और बेंजीनिंग तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए अच्छा होता है, तो इस पर अटैक करेगा नहीं, ये क्लोरीन को हटा पाएगा नहीं। तो ये जो बगल साइड चेन में लगा हुआ है क्लोरीन है ना, उसी पर अटैक करेगा, क्लोरीन को हटाएगा और साइनाइड लग जाएगा। तो ये कौन सा विक्रिया होगा, एसन एसन रिएक्शन होगा। अब एसन रिएक्शन में 2 होता है, SN1 होता है और SN2 होता है। तो यहाँ पर कौन सी विक्रिया होने की संभावना है, नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन विक्रिया होना है। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि ये SN1 के द्वारा संभव है कि SN2 के द्वारा। ठीक है, तो बनेगा क्या प्रोडक्ट, यहाँ CN लग जाएगा, Cl हट जाएगा। ठीक है, और एज इट इज़ बना रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या है, सी। देख रहे हैं ना, यहाँ Cl हट गया, CN लग गया, और जो का तो ये पूरा चीज़ अब अनअफेक्टेड है। ठीक है ना, कितना अनअफेक्टेड है, इतना चीज़ अनअफेक्टेड है, केवल Cl की जगह CN आ गया है। ठीक है, अब ये नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन है, लेकिन ये कौन सा SN1 के थ्रू होगा कि SN2 के थ्रू होगा, बताइएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन फिर से pKa के टर्म में आ गया है। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित यौगिकों में से किसका pKa मान न्यूनतम है। और इससे पहले वीडियो में आप देखे होंगे, यदि जो लगातार देख रहे हैं तो उनको पता है कि pKa का मान जितना कम होगा, अम्लीय गुण एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज़्यादा होगा। तो सबसे प्रबल अम्ल को छाट लीजिए, वही उसका pK मान सबसे न्यूनतम होगा। तो पैराक्रिस्टॉल यानी फिनॉल में क्या लगा है, CH3 लगा है, तो क्या ये अम्लीय गुण ज़्यादा रखेगा। पैरा नाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल में OH के पर चौथे जगह पर क्या लगा है, NO2 लगा है। मेटा नाइट्रोफिनॉल तीसरे जगह NO2 लगा है, NO2। और 2,4 ट्राई नाइट्रोफिनॉल में इन सब जगह NO2 लगा है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल पिक्रिक एसिड। ठीक है, तीनों जगह इसके NO2 लगा है। तो सबसे प्रबल कौन है, पैरा नाइट्रो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे प्रबल अम्ल है, तो उसका पीके मान क्या होगा, सबसे कम होगा। फिर से सुन लीजिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल सबसे प्रबल है, तो उसका पीके मान सबसे कम होगा। संरचना पता है तो आप बता पाएंगे क्यों है, क्योंकि NO2 ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, इसकी प्रबलता, फिनॉल की प्रबलता जितने इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगेंगे उतने बढ़ा देगा। ठीक है, अच्छा सबसे अधिक यहाँ पूछे, न्यूनतम की जगह पर मैं कह दूँ अधिकतम किसका है, तो बताइएगा आपके लिए अधिकतम किसका है। थोड़ा सा और क्वेश्चन कठिन हो गया। अब तीनों को चारों को चेक करना पड़ेगा कि कौन अधिकतम है। ठीक है ना, सबसे न्यूनतम वाला तो ये है। अधिकतम पूछ लेगा तो प्रश्न अगले साल आ जाए कि अधिकतम कौन है, तब तो आपको चेक करना पड़ेगा कौन डोनेटिंग ग्रुप रखा है। चलिए बताइएगा। अगला है ईथर वाले चैप्टर से, CH3 का होल ट्वाइस CHO CH3 को जब HI के साथ अभिकृत किया जाता है तो देता है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो जब ये जो ईथर में जो कार्बन है जो वो द्वितीयक तक है यानी सेकेंडरी तक है, तब तक जब आप इसको ब्रेक करेंगे, किसका, इस यौगिक का ब्रेक कराएंगे, तो इधर जिधर कार्बन छोटा होगा उधर क्या जाएगा, आई जाएगा, क्योंकि आई न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो आई किधर जाएगा, जिधर कार्बन की चेन या कार्बन ब्रांच छोटा होगा। और H किधर जाएगा, H किधर जाएगा, जिधर जिधर कार्बन संख्या O के साइड जाएगा। बस इतना याद रखिए, O के साइड। लेकिन कब हो जाएगा, जब आई छोटा के साथ जा रहा है तो OH O के जा रहा है। लेकिन जैसे ही तृतीयक वाला कंडीशन आ जाएगा, तब HI का वियोजन इस तरह से होगा कि आई तृतीयक वाले की ओर जाएगा। यदि ये 3 होता, H ना होगा, क्या होता, थ्राइस होता, तब ये आयोडीन इधर आता और H O के साथ जाता, तो बनता मेथनॉल और टर्शियरी आयोडाइड। ठीक है ना, लेकिन अभी क्या है, द्वितीयक तक है, इसलिए यहाँ से ब्रेकिंग होगा, H इधर आई इधर, और बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड, सेकेंडरी अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड। तो ऑप्शन नंबर किस में है, ये बी में है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना मेरी बात। ईथर में यही ध्यान रखना है कि टर्शियरी केस में प्राइम SN1 रिएक्शन होगा और प्राथमिक और द्वितीयक केस में SN2 होगा। तो SN2 में क्या होता है, आयोडीन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और उस कार्बन से जुड़ना चाहता है जिस पर कम से कम क्राउडिंग हो। क्राउडिंग का मतलब छोटा कार्बन हो। और जैसे ही 3 डिग्री होगा, वो कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाएगा, SN1 की होने लगे, SN1 की तरह होने लगेगा, अर्थात ये 2 स्टेप में होगा, अर्थात टर्शियरी कार्बोकैटायन बनेगा। तो आयोडीन उसकी ओर जाना पसंद करेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कोई बात, कोई चीज़, कोई पक्ष विपक्ष में जाने से पहले सोचता है कि मजबूती किधर है। जैसे देखते हैं ना, चुनाव आते ही कुछ लोग इधर उधर दल बदल करने लगते हैं, क्यों, देख लेते हैं कि इधर मजबूत टीम ज़्यादा है, उधर जाना चाहते हैं। वैसे ही रिएक्शन में भी वही होता है, जैसे हम अपना व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, ये सब भी जानते हैं इनके अपने व्यवहार को या सामने वाले के व्यवहार को। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके क्षार, विलेय, अवक्षेपित
निर्मित करता है, क्षार विलेय अवक्षेप निर्मित करता है। देखिए इससे पहले प्रैक्टिस सेट में देखे होंगे कि क्षार विलेय अविलेय, यहाँ पर कभी कभी पूछ लेता है अविलेय अवक्षेप निर्मित करता है, और यहाँ पर कह रहा है क्षार जो करके क्षार विलेय अवक्षेप निर्मित करता है। समझ रहे हैं? ध्यान से पढ़िएगा। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड क्या स्ट्रक्चर, क्या केमिकल फार्मूला होता है? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, ठीक है ना। ये हिंसबर्ग रिएजेंट के नाम से जाना जाता है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। ये प्राथमिक एमीन और द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन के विभेद करने के लिए जाना जाता है, और ये प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया करके जो उत्पाद बनाएगा वो पानी में घुल जाएगा, यानी केवेच में घुल जाएगा। यहाँ क्षार विलेय का मतलब केवेच में जो घुल जाएगा। विलेय अवक्षेपित निर्मित करता है, ठीक है ना। और द्वितीयक रहता है तो अविलेय होता है, और तृतीयक तो करता ही नहीं है। प्राथमिक रिएक्शन करेगा, केवेच में घुल जाएगा, द्वितीयक रिएक्शन करेगा, अविलेय रहेगा, नहीं घुलेगा, तृतीयक तो करता ही नहीं है। तो इस तरह से पहचान कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वैसे आंसर आपको देना है। तो कौन सा हो जाएगा? इसमें प्राथमिक एमीन कौन है? छाड़िए, ये एमाइड है, ये तृतीयक है, ये द्वितीयक है, ये प्राथमिक है, तो आंसर नंबर डी हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कभी अविलेय कभी विलेय पूछ लेता है तो इसको पढ़ के समझ के जाइएगा। ट्विस्ट कर देता है क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड। हालांकि एमपी बोर्ड सरल पूछता है, यूपी एमपी राजस्थान थोड़ा सा मॉडरेट बना देते हैं। अब आप जो देख रहे हैं वीडियो उसको समझ रहे हैं कि क्या कैसे पूछेगा। अगला फिर एमीन से है, जली विलयन माध्यम में। जली माध्यम में प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन और एनिलीन की क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम है। जली विलयन में क्षारकता का सही क्रम क्या है? वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ बनाकर क्रम बना दिए हैं, बार बार लिखने के बजाय वो सिंबॉलिक में लिख रहा है 1 2 3 4। बताइए, अपना आंसर कमेंट करिए। तो जानते हैं एनिलीन तो जल में घुलता नहीं है, तो उसकी क्षारकता बहुत ही कम होगी। जो जली विलयन की बात कर रहा है, ठीक है ना। क्षारकता का मतलब नाइट्रोजन लोन पेयर कितना तेजी से देगा, तो जितना तेजी से देगा वो ज़्यादा क्या होगा? क्षारी होगा। तो सबसे कम, फिर उससे अधिक, फिर उससे बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। तो सबसे दुर्बल क्षार कौन है इसमें? चौथा वाला है, ये वाला चौथा। कहीं दिया है? नहीं दिया है, इस ए में दिया है। फिर उसके बाद इन प्राथमिक द्वितीय तृतीय का मैं बताता हूँ अपने क्लास में। क्या? जब CH3 हो और जली विलयन हो तो आपको क्या रखना है? 213 का क्रम, 213 का क्रम ऐसे, नहीं 3 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री। तो 3 डिग्री कौन है इसमें? तीसरा है, तीसरा हो गया यहाँ। फिर उसके बाद पहला हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरा, यानी ऐसे 3 1 2। तो ये क्रम क्या हो जाएगा? सबसे सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर ए। यानी एनिलीन सबसे कम क्षारीय होगा, उससे अधिक तृतीयक डिग्री का होगा, उससे अधिक प्राथमिक डिग्री का होगा, उसके बाद द्वितीयक डिग्री का होगा। ये क्रम सबसे सही है, क्षारकता का बढ़ता क्रम। और यदि यही मेथिल की जगह C2H5 होता, ठीक है ना, NH2 के साथ लगा होता, तो ये एथिल है, तो क्या क्रम होता? 231। क्या होता? 231। 231 कैसे लिखेंगे? 213, यानी ये क्षारकता का क्रम होता। और ये कब? जब C2H5 है, एथिल है तब, और मेथिल है CH3 है तब क्या? 213, 213। छोटा है तो छोटा संख्या है, बड़ा है तो बड़ा संख्या। 231 बड़ा है तो एथिल के लिए सही क्रम, जली विलयन के लिए। और यदि गैसीय अवस्था है तो सीधा सीधा 3 2 1, गैसी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। समझ रहे हैं बात? नहीं समझ रहे हैं तो कोई बात नहीं, फिर से जाइएगा NCERT को पढ़िएगा और फिर समझ जाइएगा। अगला प्रश्न रक्त का सबसे सरल प्रश्न है, सरलतम मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल में बैठा लीजिए कि रक्त का थक्का जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला विटामिन कौन सा है? A, E, D, K। तो क्या होता है? विटामिन K। मेमोरी लेवल यानी रटने वाला, ये समझने वाला थोड़ा कम है, रटने वाला ज़्यादा है। K की कमी से थक्का नहीं जमता, D की कमी से रिकेट्स होता है, E की कमी से क्या? बाचपन होता है, A की कमी से रक्तौंधी यानी रात में दिखाई कम देता है, ठीक है। अच्छा, इन सबका चारों का रासायनिक नाम भी जान लीजिए, यदि नीट का एग्जाम देना है तो इनका रासायनिक नाम भी जानते रहिएगा। ए रेटिनॉल, ठीक है, उसके बाद आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, जब कोई प्रेरक, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बताइएगा। ये आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइएगा, जरूर बताइएगा। इसको तो अवश्य बताइएगा। पहले आप ट्राई कर लीजिए, मैं समय देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए बस, 10 के बाद बस। जब कोई प्रेरक क्या कर रहा है? जब कोई उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है तो वेग स्थिरांक K का मान क्या रहेगा? स्थिर रहता है, घटता है, बढ़ता है, अभिक्रिया कोटि पर आश्रित बढ़ सकता है अथवा घट सकता है? जल्दी बताइए, यदि आता है तो। हाँ, यदि आपने लगाया है कि बढ़ता है तो सही है। जो रेट होता है, ये रेट कांस्टेंट के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? बताइएगा। ये पॉइंट जो मैं समझ रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि यहाँ पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में रासायनिक अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। वेग बढ़ जाता है तो वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा, ठीक है। वेग बढ़ जाएगा तो वेग स्थिरांक भी बढ़ जाएगा, ठीक। हाँ, अब उत्प्रेरक के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए कि किसको प्रभावित नहीं करता है। कन्फ्यूजन है तो मैं इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा भी हूँ। उत्प्रेरक की कुछ विशेषताएं जान लीजिए। उत्प्रेरक की थोड़ी मात्रा अधिक वेग परिवर्तन की क्षमता रख सकता है या रखता है, मतलब थोड़ी मात्रा ही सफिशियंट है अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए। दूसरी विशेषता है, उत्प्रेरक कभी अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकता है। अभिक्रिया प्रारंभ नहीं कर सकता, यानी जो अभिक्रिया नहीं हो रही तो उसको आके शुरू नहीं करा सकता। तीसरी सबसे खास विशेषता याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये एंथैल्पी परिवर्तन और गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को प्रभावित या परिवर्तित नहीं कर सकता है। डेल्टा एच और डेल्टा जी को प्रभावित नहीं कर सकता है। अगला, ये भी कई बार पूछा है, उत्प्रेरक साम्य स्थिरांक Kc या Kp को प्रभावित नहीं करता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है, चाहे वो
केसी हो या केपी हो, केवल हाँ अभिक्रिया की साम्यावस्था जल्दी उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया में भाग लेता है किंतु रासायनिक रूप से क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो ये उत्प्रेरक की क्या होगी, विशेषताएं। चलिए अगला, किसी विलेय एक्स का 1% विलयन सुक्रोज, ये क्वेश्चन पिछले सेट में मैं करा चुका हूँ, फिर करा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया इसलिए बार बार रिपीट कर रहा है। किसी विलेय एक्स का 1% विलयन, यहाँ कामा होना चाहिए था, आगे करा सुक्रोज जिसका मूलक द्रव्यमान 342 ग्राम प्रति मोल है के 6% विलयन के साथ समपराशरी है। विलेय एक्स का मूलक द्रव्यमान है, ऑप्शन दिया हुआ 4। अब आप इसको पहले करना कैसे हैं ये सीख जाएंगे तो इस तरह से प्रश्न आएंगे तो कर पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ सीखना है, समपराशरी का मतलब पराशर दाब 2 विलयनों का क्या हो जाएगा, बराबर। और पराशर दाब के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, पी पाई बराबर सी आर टी, पाई बराबर सी आर टी। तो 2 बिलियन है तो इसको 1 बिलियन को 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए बस। और 1% का मतलब 100 में भाग कितना, 1, यानी 1 ग्राम क्या रहेगा, वो विलेय रहेगा, और 99 ग्राम क्या रहेगा, विलायक रहेगा, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, 100 ग्राम रहेगा। ठीक है ना, चाहे 100 ml चाहे 100 ग्राम, यहाँ भार के अनुसार समझ लीजिए 6%, यहाँ भी 6 ग्राम। ठीक है, 94 ग्राम पानी और दोनों मिलकर 100 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसको अच्छे से समझाया हूँ क्या है कि 1% का मतलब विलेय का मतलब क्या है, 1 ग्राम, और इसका मोलर द्रव्यमान क्या करना, ज्ञात करना है। और यस मतलब सुक्रोज मतलब चीनी का कितना दिया, 6 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान उसका 342, और ये निकालना क्या है, एम एक्स मतलब मोलर द्रव्यमान एक्स का। और समपराशरी विलयन का मतलब क्या होता है, पराशर दाब समान हो। तो पराशर दाब एक का पाई 1 है, दूसरे का पाई 2 है, और दोनों को फार्मूला लगाएंगे C1 RT पहले का हो गया, C2 RT दूसरे का हो गया। और समपराशरी विलयन में क्या बराबर है, पराशर दाब, तो दोनों को समान, समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर दीजिए, आपस में बराबर। तो बराबर करेंगे तो ये फार्मूला रखेंगे, और सी को खोलेंगे तो सी बराबर क्या होता है, NY/V/RT, और एन क्या है, मोल की संख्या, मोल को खोलेंगे तो W/ मोलर द्रव्यमान गुणे RT/V। तो बस यही रखा गया है यहाँ पर कि WX/mx मतलब उसके भार और मोलर द्रव्यमान, RT/V तो दोनों में है, कट जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पे क्या, WX MX WS MS। WX का मतलब एक्स का भार, एक्स का मोलर द्रव्यमान, चीनी का भार, चीनी का मोलर द्रव्यमान। अब जो दिया है रख दीजिए, तो यहाँ पे MX निकालना ही है। WX कितना दिया है, 1 ग्राम, और MS दिया है 342 ग्राम, और WS कितना दिया, 6 ग्राम। तो 6 से 342 को काटेंगे तो कितना आ गया, 57 ग्राम आ जाएगा, जो एक्स का भार होगा, विलेय का भार। तो 2 विलियन है, कोई अननोन विलेय है, एक चीनी का विलियन है। इसमें विलेय कितना ग्राम घुला हुआ है, 6 ग्राम। इसमें कितना 1 ग्राम घुला हुआ है, विलेय घुला है, इसमें 6 ग्राम घुला हुआ है। दोनों का पराशर दाब बराबर है, लेकिन दोनों की मात्रा अलग अलग है। तो दूसरे वाले का विलेय का भार पूछ रहा था, मोलर द्रव्यमान। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं है, फिर से देखिएगा। 12वां क्वेश्चन, फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट कि क्या बताएं, सब लोग फ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। मैं तो फ्यूज हो गया था इसको क्वेश्चन देखकर, आसान नहीं है ये, बहुत ही अलग तरह का क्वेश्चन दिया है। जलीय NaCl के विद्युत अपघटन के दौरान कैथोडिक अभिक्रिया है, कैथोडी पर अभिक्रिया क्या होगी, विद्युत अपघटन के दौरान NaCl के जलीय विलयन करेंगे तो Cl- आयन का ऑक्सीकरण, सोडियम आयन का अपचयन, H2O का ऑक्सीकरण, H2O का अपचयन। बताइए अपना आंसर, यदि आपको आता है तो बताइए। आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा समझिए, सोचिए क्या दिया है। तो इसको मैं आपके NCERT बुक से ही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए देखिए, कैथोड पर वो अभिक्रिया होती है जिसका E0 मान अधिक होता है। ठीक है ना, कैथोड पर वो होता है जिसका E0 मान क्या होता है, अधिक होता है। तो E0 मान हाइड्रोजन का अधिक होगा तो हाइड्रोजन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, लेकिन इस रूप में तो दिया ही नहीं है, वहाँ देख रहे हैं ना, इस रूप में दिया है क्या, हाइड्रोजन जाएगा कैथोड पर H+ ऐसा दिया है, और H+ जाएगा और H2 गैस बन जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो अपचयन होता है, ऐसा दिया है, नहीं दिया है। ठीक है ना, इसका सोडियम दिया है तो सोडियम जाता नहीं है, सोडियम का E0 क्या है, माइनस में होता है, और H+ का कितना होता है, उससे सोडियम से ज़्यादा होता है। तो आपने अभी पढ़ा ना कि कैथोड पर कौन जाएगा, जिसका ई मान क्या होता है, अधिक होता है, अधिक ई मान जाने वाला वरीयता प्राप्त होती है। तो ये तो दिया नहीं है, चलिए ई नहीं दिया है तो, परंतु H2O H+ कहाँ से बनता है, H2O के वियोजन द्वारा। ये H+ कहाँ से बनता है, पानी के वियोजन, यानी कि ये H2O लिक्विड H+ और OH आयन बनाता है। तो पहला स्टेप क्या है इसका, H+ और इलेक्ट्रॉन लेकर H2 बनाता है। दूसरा स्टेप यहाँ पानी से बना है, दोनों को जोड़ दिया गया है। तो टोटल अभिक्रिया क्या है, यहाँ पर नेट रिएक्शन H2O इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस देता है और OH गैस बनाता है। तो यहाँ पर जिस रूप में दिया है आप ऑप्शन, उस रूप में जाएंगे कि H2O का अपचयन होता है, न कि ऐसे दिया होता, कैसे, ऐसे कि H+ का अपचयन होता, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H2 रूप बनता तो भी सही होता, लेकिन वो तो ऑप्शन दिया ही नहीं है। समझ आए ना, तो जिस रूप में ऑप्शन दे उस रूप में आपको आंसर लगाना होगा ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। फिर से आंसर देख लीजिए इसका, H2+ कहाँ से बनेगा, पानी के अपचयन से। ये भी देता तो सही होता, ये 2 स्टेप में होता है, दोनों का जोड़ ये रिएक्शन है। ठीक है, NCERT बुक में आप जाके देखिएगा, उसी का मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ। ठीक है, तो ये 12 प्रश्न आपके चक्षु को खोल दिया कि नहीं, चक्षु मतलब ज्ञान की इंद्री यानी आँखें। ठीक है, ज्ञान या समझ लीजिए जिससे देखते हैं उसी से ज्ञान आता है ना। चलिए, तो मैंने 12 प्रश्न को समझाने का भरसक प्रयास किया, यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो भी ठीक है। बहुत अच्छा होता है कि आप अपने से पढ़ेंगे तो ज़्यादा लंबे समय तक याद रखेंगे, और जिसको इसकी समय आवश्यकता उन तक वीडियो पहुँचाइएगा, ताकि हम जो बना रहे हैं उनके लिए ही बना रहे हैं, अपने लिए तो ... ठीक है, अपने लिए प्रैक्टिस है, आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिस है। ठीक है।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से ऐसे ही कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद की सेना।